हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर आपको सिंगल फलक वाले आयत को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला आयत हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा आयत हो जाएगा ये, इसके जस्ट आगे ध्यान से देखिए ये हो जाएगा तीसरा आयत, ठीक है। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने आयत हैं, 3 आयत हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले आयत को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक आयत ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है मेरे भाई। आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, इन दोनों को मिलाने से एक आयत बन गया। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक आयत ये बन जाएगा। यानी कि कितने आयत बन गए, 2 आयत और बन गए। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले आयत को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखिए, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, इन तीनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक आयत यहां से यहां तक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रिपल फलक वाला आयत बन गया एक। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य आयत है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य आयत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल आयत है 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको मेरे भाई पूरे 100 प्रश्नों का क्या मिलने वाला है, लगभग 51 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट को भी इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 का संबंध 100 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 5 से यहाँ पर 100 बना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 100 कैसे बना है। तो 5 से यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 से 100 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 25 का क्या कर दें, 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 25 चौका 100। और ध्यान से देखिए 100 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस 49 का भी हम क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 49 का 4 गुना हो जाएगा कितना, 49 का 4 गुना होता है 196। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 196। अब हमें देखना है कि संख्या 196 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 196 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो मेरे भाई मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर
काउंटिंग फिगर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो यहां पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले काउंट करना है सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, 1 नंबर त्रिभुज है ये, 2 नंबर त्रिभुज है ये, 3 नंबर त्रिभुज है ये, 4 नंबर त्रिभुज है ये और 5 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को भी आप यहां से यहां तक मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहां से यहां तक बन जाएगा। ठीक है, डबल फलक के कितने त्रिभुज आ गए, 2। ठीक है, इसी के साथ में आप और देखिए मेरे भाई, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं, 2 त्रिभुज मिल गए यानी कि डबल फलक वाले। ठीक है, इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 3 और इस खाली जगह को यहां से यहां तक आपस में मिला देंगे तो मेरे भाई एक त्रिभुज यहां से यहां तक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर आप कितने त्रिभुज हो गए, 3। ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों त्रिभुजों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई, 4 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 इन दोनों को भी यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहां से ये बन जाएगा। डबल फलक वाले कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां से आप देखना ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे तो त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन तीनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर आपस में टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है ये वाली, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 11 में दिया गया है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में CUT को 3, 21, 20 लिखा जाता है और RET को 18, 5, 20 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में RCU को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि CUT को यहां पर 3, 21, 20 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि RET को यहां पर 18, 5, 20 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि RCU को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि CUT को यहां पर 3, 21, 20 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है C आता है अल्फाबेट
लेटर के अंदर 3 नंबर पर और यहां पर लिखा गया है 3, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा लेटर है यू। यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर और यहां पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 21। उसी प्रकार से लास्ट में क्या है टी, और मेरे भाई टी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर और यहां पर लिखा गया है 20। यानी कि इन कंप्लीट अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इनके सामने लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि आर ई टी को यहां पर 18, 5, 20 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहला लेटर है आर। आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर और यहां पर भी लिखा गया है 18। उसी प्रकार से देखिए आर के आगे है ई। ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर और यहां पर भी लिखा गया है 5। उसी प्रकार से देखिए ई के लास्ट में है क्या टी। तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर टी आता है 20 नंबर पर और यहां पर भी लिखा गया है 20। यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर का भी नंबरिंग करके ऐसे की ऐसे इनके सामने लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि आर सी यू को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है आर। आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 18। उसके बाद में क्या है, आर के बाद में है सी। सी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद में देखिए सी के आगे क्या है यू। यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 21। यानी कि आर सी यू इसको लिखा जाएगा 18, 3, 21। अब हमें देखना है कि 18, 3, 21 ये सभी संख्याएं हमें किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है 18, 3, 21 ये सभी संख्याएं हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। सपना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर 1 बार बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर देखते हैं फटाफट से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको दिशाओं का ज्ञान हमेशा रहे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर के जस्ट नीचे होता है दक्षिण दिशा, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ होता है पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा के जस्ट सामने होता है पूर्व दिशा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे कि सपना अब किस दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से सपना जा रही है उत्तर की ओर, उत्तर है ऊपर की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि सपना उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, तो यहां से सपना का दायां हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा 1 बार, ठीक है। फिर यहां से दायां हो जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा 2 बार, ठीक है। और तीसरी बार इसका दायां हो जाएगा इस तरफ, यानी कि 3 बार चलने पर वो आ गई इस दिशा में, ठीक है। इसके आगे बोल रहा है और फिर 1 बार बाईं ओर मुड़ जाती है, यहां से सपना का बायां हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो मेरे भाई यहां पर आप इसके अंदर देखिए नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। यानी कि सपना अब किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। अब हमें देखना है कि दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ध्यान से देखिए दक्षिण दिशा में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है।
ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है फेफड़ों को, ऑप्शन सी है पेट को और ऑप्शन डी है हृदय को। तो मेरे भाई यदि आपकी तैयारी मजबूत है तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अस्थमा रोग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर निकलती है क्लोरीन गैस। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है जीन। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस प्रश्न के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो मेरे भाई याद रखना फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था अकबर ने। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लेंस में फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। स्टार्च मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको करीब मेरे भाई 51 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और करीब 1 साल का करंट अफेयर्स भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि महात्मा गांधी ने इन सभी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मधुमेह के लिए, ऑप्शन बी है कैंसर के लिए, ऑप्शन सी है डेंगू के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है
मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 9:15 बजे। ठीक है।